जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपको क्लास 10th में साइंस का अनसॉल्व। ठीक है, आज हम अनसॉल्व सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, फर्स्ट अनसॉल्व है। ठीक है, ये किस ईयर का है आपको बताते हैं। ये फर्स्ट अनसॉल्व है। ठीक है, 2024 का मॉडल सेट है और इसमें सर्वप्रथम हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में अनसॉल्व्ड पेपर्स, ठीक है, 2024 और ये फर्स्ट अनसॉल्व्ड पेपर है। फर्स्ट, ठीक है, आपको हम सारे अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, फर्स्ट अनसॉल्व्ड पेपर है और इसमें हम फर्स्ट फिजिक्स में सॉल्व कराएंगे। फिजिक्स में सॉल्व कराएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। देखिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब बनता है। देखिए, उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब बनता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको वक्रता केंद्र। चलिए, हम वैसे डायरेक्ट आपको बताते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व कराते हैं आपको कि उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब बनता है। देखिए, हम आपको समझाते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है। बनाएंगे, ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। हम उत्तल दर्पण का डायग्राम बनाएंगे। ये उत्तल दर्पण का डायग्राम है और ये गोलीय अक्ष है। तो इसका वक्रता केंद्र जो होगा ये होगा, इसका वक्रता केंद्र ये होगा, ये वक्रता केंद्र होगा, ये फोकस बिंदु होगा और ये वस्तु है। तो वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण पर मिलेंगी, दर्पण पर आपतित होंगी और दर्पण पर पड़ने के पश्चात ये किससे होकर जाती हैं? ये फोकस बिंदु से होकर जाती हैं। तो इस प्रकार ये किरणें जो है इस प्रकार से परावर्तित, चूंकि दर्पण में परावर्तन होता है, ये किरणें इस प्रकार से परावर्तित हो जाएंगी। हम इसको डॉट डॉट से दिखाएंगे। ये फोकस से होकर इस प्रकार से जाती हैं और दूसरी किरणें किससे होकर जाती हैं? दूसरी किरणें जो होती हैं वो जाती हैं वक्रता केंद्र से होकर और यहाँ पर एक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और यह प्रतिबिंब कैसा है? वस्तु से, देखिए, उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से छोटा। कैसा बनेगा? ये आभासी तथा सीधा बनेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही है। देखिए, यहां दिया गया है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। ठीक है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच कहीं भी बन सकता है। नहीं, ये आपका बनेगा। देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका दर्पण का ध्रुव है। इसे ध्रुव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब बन रहा है किसके बीच? फोकस और ध्रुव के मध्य। तो आपका बनेगा ध्रुव तथा फोकस के बीच। तो सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। ये बनता है ध्रुव तथा फोकस के बीच, ध्रुव तथा फोकस के मध्य, फोकस के बीच बनेगा। ये ऑप्शन एकदम राइट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये आंसर बताया आपको कि फर्स्ट उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वो सी ऑप्शन सही रहेगा, ध्रुव तथा फोकस के मध्य बनेगा। ठीक है, ये हम आपको बता दें, अनसॉल्व पेपर जो हम सॉल्व करा रहे हैं ये अरिहंत प्रकाशन है। ठीक है, अरिहंत प्रकाशन का मॉडल, ये आपका अरिहंत प्रकाशन है। अरिहंत प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर है। ठीक है, अरिहंत प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर है और इस प्रकार
इससे हम ये सॉल्व करा रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं तो वह, देखिए ये आपका पहला माध्यम है, ये पहला माध्यम है। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, पहला माध्यम है, और ये दूसरा माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ठीक है, माध्यम, सॉरी यहाँ थोड़ा इधर लिखते हैं, ये दूसरा माध्यम है, दूसरा माध्यम। देखिए कोई भी प्रकाश की किरणें इस प्रकार से फर्स्ट माध्यम पर आपतित होती हैं। दे रहा है जब कोई प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण है, जब कोई प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण है, ठीक है, कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से टकराती है तो वह एक माध्यम से होकर टकराती है तो दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, ठीक है, और अभिलंब से क्या हट जाती है, दूर हट जाती है। तो अभिलंब से दूर हट जाती है तो इसका, तो दूर हटती है तो वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है, पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती है। देख लीजिए इसकी दो कंडीशंस होती है। ये आपकी एक कंडीशन तो ये है, ठीक है, और इसकी दूसरी कंडीशन ये होती है कि कोई भी प्रकाश की किरणें जब किसी समतल एवं चिकनी सतह से टकराती हैं, ठीक है, तो वह जो है अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, या तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं या अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो देखिए कारण क्या होता है, जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगी, ठीक है, सघन माध्यम में प्रवेश करेंगी, सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह क्या होती हैं, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो आप जान लीजिए अभिलंब की ओर क्यों झुक जाएंगी, जब विरल से सघन में जाएंगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगी। हम दोनों रीजन आपको बता दे रहे हैं। और जब दूर हट जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि अभिलंब से दूर हो जाती हैं तो जब पहला माध्यम होगा वो सघन होगा। देखिए पहला माध्यम क्या होगा, सघन होगा, ठीक है, और दूसरा माध्यम क्या होगा, विरल होगा। तब वो ये कंडीशन होगी कि जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगी तो अभिलंब से दूर हट जाएंगी, अभिलंब से दूर हट जाती हैं, अभिलंब से दूर हट जाती हैं, दूर हट जाती हैं, हट जाती हैं। लीजिए आपको समझ में आया होगा, मैं हमने दोनों कंडीशंस आपको बताई कि कब जो है अभिलंब से दूर हट जाएंगी, अभिलंब से दूर हटेंगी जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें जाएंगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही है, इसका फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए राइट है, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, विरल माध्यम में जाती हैं, ठीक है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तब यह कंडीशन होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ऑप्शन ए, आंसर नंबर ए सही है ये, ठीक है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी तो अभिलंब से दूर हट जाएंगी। तो हमने ये आपको समझाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, आपके हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम केवल आपको उस क्वेश्चंस का आंसर नहीं बता रहे हैं, उसका जो भी कॉन्सेप्ट है कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं आपको। तो अनसॉल्व का मतलब ये होता है कि आपको उससे रिलेटेड कोई प्रश्न आए तो उसको आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो हम देखिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट के जरिए आपको सॉल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं और आप मेहनत करके इसको देखते रहिए। चलिए, 2 क्वेश्चंस बहुकल्पीय क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट बहुकल्पीय क्वेश्चंस आप इसी प्रकार से 2, 4, 5, 10 साल सॉल्व आप सॉल्व कर लेंगे, आपके अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आ जाएगा पेपर को सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस दिया गया है, शॉर्ट में हम लिखते हैं जल्दी आपको सॉल्व कराने के लिए। उत्तल लेंस दिया गया है, उसकी फोकस दूरी दी गई है। क्या दी गई है? फोकस दूरी 15 सेमी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है और वस्तु की दूरी जो है वो 30 सेमी है, ठीक है। पूछा जा रहा है
प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। लीजिए, तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस देख लेते हैं। उत्तल लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस ये होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, ये होता है, ठीक है। और कोई वस्तु जो है कहाँ रखी गई है, वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई। ये प्रकाशीय केंद्र होता है, ठीक है। यहाँ पर ये फोकस बिंदु है। तो मान लीजिए प्रकाश की किरणें इस लेंस पर पड़ती हैं और लेंस पर पड़ने के पश्चात यहाँ फोकस बिंदु से होकर जाती हैं, ठीक है। और दूसरी किरणें जो है प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती हैं। तो ये इस प्रकार से मिलती हैं। तो दिया गया है, तो फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी है 15 सेमी, फोकस दूरी 15 सेमी है और प्रतिबिंब जो है यहां बन रहा है, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से, तो ये आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तो लगभग जो प्रतिबिंब बनेगा वो लगभग आपका 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। लगभग प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर, लगभग दूरी जो होगी टोटल ये दूरी होगी 30 सेमी होगी, ठीक है। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और ये जो आपकी दिशा है ये आपकी जो है ऋणात्मक में वैल्यू होगी, वस्तु की दूरी ऋणात्मक में होगी, बाकी ये दोनों दूरियां किस में होंगी, प्लस में होंगी। तो ये आपकी प्लस में आप लेंगे, u का मान माइनस में आप लेंगे और v का मान आपका प्लस में आना चाहिए। तो उत्तल लेंस की फोकस सूत्र लगाएंगे, लेंस का सूत्र लगाएंगे 1/f 1 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो देखिए 1/f आपका 15 आ जाएगा, यहाँ 15 लेंगे, फोकस दूरी 15 लेंगे और v की वैल्यू तो निकालना है, u की वैल्यू आपको -30 दी गई है। 1/15 इक्वल टू ये -1 इस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 1/30 उधर जाएगा, 1 इक्वल टू 1/15 माइनस 1/13, ठीक है। दोनों खुलासा 30 आ जाएगा और यहाँ 2 - 1 आएगा 1/v, ठीक है। v इक्वल टू आ जाएगा 1/30, ये ऑलरेडी, ठीक है। ये आपका 1/30, v इक्वल टू आ जाएगा 30 सेमी, v इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 सेमी। लीजिए, हमने आपको बताया था फिगर के द्वारा, ये फिगर हमने ड्रॉ किया था आपका जो है आपको आरेख हमने दिखाया था और इसमें भी हमने बताया था लगभग जो है दूरी वो प्रतिबिंब की जो दूरी आ जाएगी वो 30 सेमी आ जाएगी और हमने ये सॉल्व करके भी आपको बताया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। यहां दे रहा है प्रतिबिंब, ये कैसा बनेगा, ये वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। तो वास्तविक और उल्टा बन रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां दिया गया 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का, 30 सेंटीमीटर की 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की दूसरी ओर वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का। बी ऑप्शन सही रहेगा आपका, ये बी ऑप्शन एकदम राइट है, ठीक है। ये बी ऑप्शन एकदम राइट है। आप लिखेंगे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की दूसरी ओर, वस्तु के दूसरी ओर, भाई दूसरी ओर तो बन रहा है, तो वस्तु के दूसरी ओर, वस्तु के दूसरी ओर और कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, वस्तु के आकार का। ये दिया गया है, ये सेकंड ऑप्शन दिया गया है आकार का, यही ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो हमने आपको सॉल्व करके, ठीक है, सॉल्व करके आपको बहुत आसान तरीके से ये क्वेश्चन आपको बताया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत बेहतरीन ढंग से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे मन लगाकर तो निश्चित रूप से आप पेपर को जो है सॉल्व आसानी से कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन के बहुगल्पीय क्वेश्चन क्या है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है, ठीक है। देखिए हम पूरा कॉन्सेप्ट ही आपको क्लियर करा दे रहे हैं। देखिए श्वेत प्रकाश है और जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराता है तो टकराने के पश्चात जो है ये अभिलंब है, ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक है, और ये अभिलंब है, ठीक है, अभिलंब से दूर हट जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की कंडीशन होती है। लेकिन ये जो कई प्रकार की प्रिज्म से कई प्रकार की किरणें बनती हैं, ठीक है, यहाँ से कई प्रकार की किरणें, सबका विचलन अलग अलग प्रकाश का अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए अलग अलग विचलन होता है। तो ये होता है विब ग्योर,
ठीक है, YOR, ठीक है। तो ये इस प्रकार से विचलन होता है। तो सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वो वायलेट का होता है, ठीक है, आसमानी का होता है, और सबसे कम किसका होता है, रेड का, सबसे कम रेड, ठीक है। ये वायलेट है और ये रेड है। तो यहां दिया गया है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग, तो देखिए प्रिज्म का ये आधार है, इससे दूरस्थ प्रकाश का रंग क्या होता है, रेड होता है। तो ये रेड ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन सही होगा, लाल। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, लाल, ठीक है। आधार एकदम आधार के निकट होता है वायलेट, आसमानी कलर होता है, और ये आपका आंसर पूछा गया है कि आधार से दूर जो होता है, दूरस्थ जो होता है, तो रेड होता है। तो ये आपका फोर्थ का आंसर हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए फिफ्थ का देखिए, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, देख लीजिए, एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है, किसका मात्रक है। तो ये मात्रक किसका है, ध्यान दीजिएगा, एम्पियर होता है आई और सेकंड का होता है टी। तो ये Q इक्वल टू होता है, Q इक्वल टू आई इंटू टी, Q इक्वल टू आई इंटू टी। तो ये एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है, इसे आवेश कहते हैं। तो आवेश का मात्रक है, ठीक है। तो किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। तो यहां ऑप्शन दिया गया विद्युत ऊर्जा का नहीं है, विद्युत वाहक बल का नहीं है, आवेश का, बिल्कुल राइट, आवेश का मात्रक है ये, ठीक है। एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक है, आवेश का। ये सी ऑप्शन एकदम राइट है, ठीक है, सी ऑप्शन एकदम राइट है, ठीक है। यही आंसर होगा, यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद सिक्स क्वेश्चन देखिए, एक सेल में, देखिए ध्यान दीजिए, चलिए इसको सॉल्व कराना पड़ेगा, इसको मिटाते हैं हम, ठीक है। सिक्स आंसर बताते हैं आपको। चेक करते हैं रिकॉर्डिंग सही चल रही है। चलिए तो आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है R1 और R2 दो प्रतिरोध हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। R1 व R2, ठीक है, दो प्रतिरोध हैं, ठीक है। इनको किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इनको किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। देखिए आप अगर इसको अनसॉल्व लेकर बैठेंगे और एक एक क्वेश्चंस को आप देखते चलेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आएगा। तो प्रयास करिए, अनसॉल्व लेकर बैठिए और ये हमारा वीडियो देखिए, निश्चित रूप से आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने वाला है। देखिए R1 व R2 जो है प्रतिरोध, जो है ये प्रतिरोध है, और ये किस क्रम में जोड़ा गया है, इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। और इनमें प्रवाहित धाराएं जो है I1 I2 हैं, इनमें प्रवाहित धाराएं क्या हैं, I1 व I2 हैं, ये दो धाराएं हैं। तो प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं पूछी जा रही हैं, प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए, प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए, ऊष्मा की गणना कीजिए, प्रति सेकंड ऊष्मा की गणना कीजिए, ठीक है। प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की गणना करनी है। तो देखिए प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की गणना करनी है तो कैसे करेंगे हम, प्रति सेकंड ऊष्मा की गणना कैसे करेंगे, ठीक है। H1 तथा H2 प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा, मतलब H1 व H2 की गणना करनी है। चलिए तो देखिए ऊष्मा की गणना करनी है, तो ऊष्मा की गणना करने के लिए फॉर्मूला होता है H इक्वल टू V I1 स्क्वायर RT, I1 स्क्वायर RT, ठीक है। तो हम I की जगह हम ले लेंगे H1 इक्वल टू V अपॉन R1, ठीक है, I स्क्वायर R1 स्क्वायर RT। तो ये हो जाएगा आपका I इक्वल टू V अपॉन R, I1 इक्वल टू V अपॉन R1, और यहाँ हो जाएगा R1 इंटू T, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए इसमें ऊष्माओं का अनुपात निकालना है,
देखिए कैसे निकालेंगे ऊष्माओं का अनुपात। H1 इक्वल टू आप लिख सकते हैं I स्क्वायर RT, I1 स्क्वायर R1 इंटू टी। ठीक है, तो देखिए H1 इक्वल टू आई की वैल्यू हम लिख सकते हैं, चूंकि I इक्वल टू लिख सकते हैं V, आई की वैल्यू हम लिख सकते हैं V अपॉन R1, I1 इक्वल टू V अपॉन R1। तो यहाँ हम लिखेंगे V अपॉन R1, ठीक है, का स्क्वायर इंटू R1 टी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो ये यहाँ हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R1 का R1 इंटू R, दो बार हम लिखेंगे स्क्वायर है, और इंटू R1 इंटू टी। तो यहाँ R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन R1 इंटू टी आ जाएगा। ये H1 की वैल्यू है समीकरण 1। ठीक है, और इसी प्रकार से समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समीकरण 2 हम कर देते हैं, H2 का मान यहाँ निकालते हैं, वहाँ हम सॉल्व कर देंगे कंप्लीट। तो H2 इक्वल टू हम कहेंगे इसी प्रकार I2 स्क्वायर R2। ठीक है, I2 की वैल्यू हम रखेंगे, I2 की वैल्यू हम रखेंगे V अपॉन R2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे V अपॉन R2, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ R2 है इंटू टी। ठीक है, R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, ये V स्क्वायर अपॉन R2, ठीक है, इंटू टी हो जाएगा। ये समीकरण 2 है। ठीक है, इस प्रकार से ये ऊष्मा ज्ञात हो गई है हमें। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ कहेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड करने पर, भाग देने पर, H1 अपॉन H2, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर तो आपका आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन H1 की वैल्यू आ जाएगी, ये H1 की वैल्यू है V स्क्वायर R1 इंटू टी, V स्क्वायर R1 इंटू टी अपॉन V स्क्वायर अपॉन R2 इंटू टी। ठीक है, ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वैल्यू आ जाएगी H1 अपॉन H2 इक्वल टू ये V स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, ये R2 ऊपर चला जाएगा, R1 अपन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा R1, और यहाँ पर ये आपका V से V कैंसिल हो जाएगा, H1 अपॉन H2 इक्वल टू R2 अपॉन R1। लीजिए ये आपका रेशियो आ जाएगा, ऊष्माओं का अनुपात आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर क्या है? 1। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ये आंसर है, ये राइट है। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आपको हमने सॉल्व कराया। H1 की वैल्यू इस प्रकार निकालेंगे, H2 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए हमने ऊष्मा है तो इसको हमें डिवाइड किया जाता है 4/2 से ऊष्मा को के लिए। तो 4/T क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमने 4/2 से भाग नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप समझते हैं। ठीक है, ये रेशियो आ जाएगा। चलिए ये आपको हमने बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे फिजिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट 7 क्वेश्चन नंबर। ये आपको नेक्स्ट हम सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 7 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताना है आपको। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताना है। तो देखिए मात्रक क्या होगा, यहाँ कई मात्रक दिए गए हैं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, या हम दूसरा मात्रक लिख सकते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, दोनों ही तीव्रता के मात्रक हैं। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में न्यूटन प्रति एम्पियर, यहाँ लिखेंगे हम एम्पियर। ठीक है, इंटू मीटर। चलिए ये हमने आपको ये फिजिक्स पोर्शन समाप्त किया। अब नेक्स्ट आपको बताते हैं केमिस्ट्री पोर्शन। केमिस्ट्री में आपको हम बताते हैं, चलते हैं केमिस्ट्री में, बहुविकल्पीय। ठीक है,
आपका केमिस्ट्री में है। चलिए केमिस्ट्री में आपको हम बताते हैं। तो फर्स्ट 8 क्वेश्चन नंबर 8 जो है, मीथेन का संरचना सूत्र बताना है। किसका बताना है? मीथेन का। ये मीथेन है, मीथेन का संरचना सूत्र बताना है। तो देखिए मीथेन का सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, ये मीथेन का संरचना सूत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका बी ऑप्शन सही है। क्या है? बी ऑप्शन एकदम राइट है। चलिए 9 क्वेश्चन बताते हैं आपको। दिया गया समजातीय श्रेणी है, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी पूछा जाता है कि समजातीय श्रेणी है। ठीक है, तो समजातीय श्रेणी है। देखिए समजातीय श्रेणी में क्या होता है, एक ही सामान्य सूत्र होगा, एक ही सामान्य सूत्र होगा। देखिए फर्स्ट दिया गया C2H4 और इंटू CH4 दिया गया है। सेकंड दिया गया है आपका CH4 और दिया गया है C2H6। ठीक है, थर्ड दिया गया है। ठीक है, आपका C2H6 दिया गया है और C3OH दिया गया है। ठीक है, C3OH दिया गया है और फोर्थ दिया गया है आपको C2H4 और C2H2। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए आप, सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं कि समजातीय श्रेणी कौन से समजातीय यौगिक हैं। समजातीय यौगिक को आप कैसे जानेंगे? तो उसको जानने का एक बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं कि दो सदस्यों के बीच अगर CH2 का अंतर पाया जा रहा है, अगर दो सदस्यों के बीच, जैसे 2 या 2 से अधिक यौगिक हैं, ठीक है, तो उनमें आप किसी भी 2 सदस्यों के बीच अगर मतलब सभी सदस्यों के बीच अगर CH2 का अंतर है, तो इसका मतलब वो समजातीय श्रेणी होंगी, वो समजातीय यौगिक होंगे। वो क्या होंगे? समजातीय यौगिक होंगे। अगर प्रत्येक सदस्यों के बीच का अंतर CH2 होगा तो वो समजातीय यौगिक होंगे। क्या होंगे? समजातीय यौगिक होंगे और उनकी जो सीरीज होगी वो समजातीय सीरीज होगी। तो देखो यहां पर आपका 2 है, क्या यहां 3 है? नहीं है। यहां C है, यहां 2 है। ठीक है, लेकिन ये 4 देखिए हाइड्रोजन समान है, तो ये समजातीय श्रेणी नहीं है। यहां पे देखो कार्बन 1 है, कार्बन 2 है। ठीक है, ये तो ठीक है, 1 से, और यहां 2 है, यहां 4 है। तो देखिए यहां कितने का अंतर हो जा रहा है? तो C2H6 यहां पर 4 है भाई, गलती से हमने लिखा है, यहाँ CH4 है। देखो कार्बन कितने का अंतर होना चाहिए? 1 कार्बन का, तो यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ 2 है, तो अंतर कितने का है? 1 का है। तो ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 6 है, तो हाइड्रोजन 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, तो ये राइट है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं एक बार, C2 है, यहाँ C1 है। नहीं, इसमें ये 1 का डिफरेंस तो हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे C2 है, यहाँ भी C2 है, तो ये तो गलत हो गया। तो इस प्रकार से सारे ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, ओनली ये ऑप्शन सही है। केवल आपको ये याद रखना है 2 सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होना चाहिए। अगर CH2 का अंतर है तो वो ऑप्शन सही है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित लेड नाइट्रेट का सूत्र बताइए। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र जो होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। NO3 जो होता है सिंगल चार्ज प्लस होता है और Pb जो होता है 2 प्लस चार्ज होता है। तो NO3 के कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा। तो सूत्र जो हो जाएगा PbNO3 का जो होल ट्वाइस हो जाएगा। लीजिए लेड नाइट्रेट का ये सूत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, शुद्ध जल का पीएच, शुद्ध जल की पीएच वैल्यू बतानी है। शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान पूछा जा रहा है। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, शुद्ध जल का। तो आपको हम बात बता दें, 0 से लेकर 6.9 तक जो होगा वो सारे अम्ल कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। 7 पीएच मान जो होगा, पीएच वैल्यू जो होगी वो आपकी 0 से 6.9 सारे एसिड होंगे और 7 पीएच वैल्यू होगी तो आपका क्या होगा? उदासीन होगा। विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। ठीक है, और 7.1 से ठीक है आपका 14 तक सारे क्या होंगे? क्षारीय होंगे। सारे क्या होंगे? क्षारीय होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्या होते हैं? 7 से कम, आप कह सकते हैं 7 से कम
अम्लीय होता है, 7 से कम पीएच मान होगा तो वो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो वो क्या होगा, 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय होगा। कैसा होगा माध्यम, क्षारीय माध्यम होगा। और यदि 7 पाया जाएगा तो वो कैसा होगा, उदासीन होगा। तो जल कैसा होता है, जल उदासीन होता है। जल क्या होता है, उदासीन होता है। और तो इस प्रकार से उदासीन शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। ये 7, सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है। उदासीन जल का पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। चलिए, ये आपको सारी बातें हमने बताई आपको। इसके बाद नेक्स्ट आपको हम बताते हैं, नेक्स्ट आपको बताते हैं हम क्वेश्चन 12। यहाँ 12 क्वेश्चन दिया गया है। एंटीमनी है। देखिए, आपको बताना है एंटीमनी क्या है। ये धातु है, मेटल है, नॉन मेटल है। एंटीमनी है, क्या है, धातु है, उपधातु है, मिश्र धातु। तो एंटीमनी जो है मिश्र धातु है। एंटीमनी क्या है, एक मिश्र धातु है। ठीक है, तो एंटीमनी एक मिश्र धातु है। कौन सा ऑप्शन सही है, एंटीमनी, अरे सॉरी, एंटीमनी एक उपधातु है। कैसी धातु है, मिश्र धातु नहीं है ये उपधातु है। एंटीमनी क्या है, उपधातु है। ये क्या है, उपधातु है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आप सही लगाएंगे, आप सी ऑप्शन राइट लगाएंगे। ठीक है, यह एक उपधातु है। नेक्स्ट 13, आप भी जल्दबाजी मत करिएगा। अगर जल्दबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से गलती हो जाएगी। आप जल्दबाजी मत करिएगा, इसीलिए हम आपको ये सॉल्व करा रहे हैं कि यहीं पर आपका अभ्यास हो जाए और गलती होने का चांस ना रहे, 0%। ठीक है, गलती ना हो एकदम। रासायनिक समीकरण को कंप्लीट करना है। देखिए, केमिकल रिएक्शन क्या है, CH3COOH है। ठीक है, उसके बाद C2H5OH है। ठीक है, सांद्र H2SO4 दिया गया है। ठीक है, ये आपका यहाँ दिया गया डॉट डॉट, क्या साइड प्रोडक्ट H2O बन रहा है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, ये केमिकल रिएक्शन दी गई है, इसको कंप्लीट करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ये H और OH आपस में मिलकर क्या बना रहा है, साइड प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, शेष जो बच रहा है वही आपका कंपाउंड बनाएगा। तो CH3COO और C2H5 यही बच रहा है। तो यहाँ C2H5O सॉरी, यहां बनेगा आपका CH3CO, CH3COO, C2H5, यह बनेगा। इसे कहते हैं एथिल एसीटेट। इसे क्या कहते हैं, एथिल एसीटेट। लीजिए, ये आपका एथिल एसीटेट बनाएगा। ये एसिटिक एसिड था, ये क्या था, एसिटिक एसिड था। इसे एसिटिक एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। और एसिटिक एसिड, ठीक है, और ये क्या बनाएगा, ये आपका एथिल अल्कोहल था। ठीक है, एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल परस्पर मिलकर रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के फलस्वरूप क्या बनाता है, आपका एथिल एसीटेट बनाता है, प्लस साइड प्रोडक्ट जल बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन क्या सही लगाएंगे आप, एथिल एसीटेट आपका CH3 से, आप सी ऑप्शन राइट लगाएंगे, आप सी ऑप्शन राइट लगाएंगे, CH3COO C2H5। लीजिए, ये आपका सी ऑप्शन एकदम राइट है। आप इसको सॉल्व टिक लग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन नंबर आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो 14 आपका ये अब बायोलॉजी स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, अब 14 क्वेश्चन बायोलॉजी। ठीक है, ये आपका बायोलॉजी स्टार्ट हो जा रहा है, बायोलॉजी। ठीक है, चलिए ऊपर लिख देते हैं हम दोबारा मिटाकर, इसको बायोलॉजी हम स्टार्ट करने चल रहे हैं अब। देखिए, फिजिक्स में न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल उसको समझाने में समय लगता है, इसलिए थोड़ा फिजिक्स को समझाने में समय लगा। बायोलॉजी देखिए आसानी से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 14 क्वेश्चन है। 14, कोशिकीय परिक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। देखिए, कोशिकीय परिक्रम में जो ऊर्जा मुद्रा है वो है ATP। वो क्या है, ATP। ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये याद रखिएगा। चलिए, ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन एकदम राइट है। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम राइट है। पित्त रस का स्राव होता है, पित्त रस, देखिए पित्त रस का स्राव होता है, ये जानते रहिएगा, पित्त रस का स्राव होता है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। पित्त रस का स्त्राव होता है किससे? पित्ताशय में तो इस संचित होता है या एकत्रित होता है, वहां संचित रहता है, एकत्रित होता है तो यकृत द्वारा। पित्त रस का स्त्राव होता है यकृत द्वारा, यकृत द्वारा होता है भाई, ये याद रखिएगा। पित्त रस का जो स्त्राव होता है वो यकृत द्वारा होता है, यकृत द्वारा, इसको ध्यान रखिएगा। ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन एकदम राइट है, ठीक है, ये आपका यकृत द्वारा होता है। 16 क्वेश्चन देखिए, प्राग कोश में होते हैं, तो लीजिए भाई, प्राग कोश में क्या पाए जाएंगे? प्राग कोश में क्या पाए जाएंगे? पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, ठीक है। तो पोलन सैक में क्या पाए जाएंगे? पोलन सैक में पाए जाएंगे पोलन ग्रेन, मतलब पराग कण पाए जाएंगे भाई। क्या पाए जाएंगे? पराग कण, पोलन ग्रेन। ये कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन एकदम राइट है, ठीक है, डी ऑप्शन एकदम सही राइट है, ठीक है। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। परागकण कहाँ पाए जाते हैं? परागकोश में पाए जाते हैं, या पोलन सैक कहते हैं। चलिए, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, तो पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। देखिए, आपने देखा होगा जब जनन आप पढ़ रहे होंगे तो आपको इस प्रकार से पत्ती दिखाई गई होगी, ठीक है, ऐसे ही पत्ती आपको दिखाई हुई। तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे बड बनने स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे बड बनने स्टार्ट हो जाते हैं। पत्तियों के कॉर्नर में ऐसे ऐसे छोटे छोटे बड बनने लगते हैं, उभार बनने लगते हैं, और यहीं से एक नया पौधा जो है विकसित होने लगता है, एक नया पौधा विकसित होने लगता है। तो इस प्रकार ये अलैंगिक प्रजनन कहलाता है, ठीक है, अलैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है? पुदीना में नहीं पाया जाता, आलू में नहीं पाया जाता, ब्रायोफिलम में पाया जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन रहेगा, ठीक है, सी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन सही रहेगा, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम ये आपका ऑप्शन एकदम राइट रहेगा, ठीक है, सी ऑप्शन। ब्रायोफिलम में जो होता है वो पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? बड पाए जाते हैं, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। ये कलियां विकसित होती हैं किसमें? ब्रायोफिलम में। ये ऑप्शन एकदम राइट है। उसके बाद 18 क्वेश्चन देखिए, एक लिंगी फूल का उदाहरण। तो देखिए, एक लिंगी फूल का उदाहरण होता है पपीते का फूल, गुलाब का फूल, सरसों का फूल, आम का फूल। नहीं, आम के फूल में भी बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है, गुलाब का फूल भी बाइसेक्सुअल होता है, सरसों का फूल भी बाइसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल होता है पपीते का फूल, ठीक है। एक लिंगी होता है, एक लिंगी होता है पपीते का जो पुष्प होता है वो एक लिंगी होता है। पपीते का पुष्प जो होता है वो आप जान लीजिए एक लिंगी होता है। एक लिंगी पुष्प फूल आपका होगा कौन सा? पपीते का। कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है, पपीते का, ठीक है। पपीते का जो है, पपीते का फूल जो होगा वो आपका क्या होगा? एक लिंगी कहलाएगा, एक लिंगी। चलिए नेक्स्ट 18 क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 19, आपको 18 बता दिया गया, ये एकदम राइट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। सामान्य रक्तदाब 120/80, ये आपका स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है। स्वस्थ मनुष्य का, ठीक है, रक्त ब्लड प्रेशर जो होता है, जो ब्लड प्रेशर जो होता है, ये रक्तदाब जो होता है, सामान्य रक्तदाब यही पाया जाता है। सामान्य रक्तदाब, ये नोट कर लीजिए, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब यही पाया जाता है। सारे आंसर आपको हमने बताइए। नेक्स्ट आपको हम बताने जा रहे हैं 20, आंसर नंबर 20, ठीक है। 20 में देखिए, 20 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, ठीक है। तो देखिए, घास, गेहूं और आम। तो घास और गेहूं में कोई आहार श्रृंखला नहीं बन रही है। घास, बकरी और मानव, ठीक है। नेक्स्ट है बकरी, गाय। बकरी गाय को नहीं खाती है, ठीक है, बकरी को गाय नहीं खाती है। क्या गाय बकरी को खाएगी? नहीं खाती है, तो ये भी श्रृंखला नहीं बन रही है। घास, मछली और बकरी, नहीं, मछली बकरी जो है वो मछली को नहीं खाती है, तो ये भी, तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं बनेगा, थर्ड ऑप्शन भी नहीं बनेगा। बी देखिए, घास, बकरी, मानव। हाँ, बकरी जो है घास को खाती है, और विषम परिस्थिति में मानव जो है वो बकरी को खा सकता है, ठीक है। तो ये आहार श्रृंखला एकदम राइट है, तो इसमें बी वाली आहार श्रृंखला राइट रहेगी। घास को खाने वाला कौन? बकरी।
बकरी को खाने वाला कौन? ठीक है, मानव। ठीक है, यद्यपि मानव नहीं खाता है लेकिन विषम परिस्थिति में वो खा सकता है। ठीक है, सर्वाहारी में आता है, मानव एक सर्वाहारी है। ठीक है, वह मांस भी खा सकता है जरूरत पड़ने पर, और वह जो है, और कुछ लोग खाते भी होंगे, लेकिन ये है कि आप ये ध्यान रखिएगा, ये आहार श्रृंखला रहेगी। आपको हमने इस प्रकार से सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आपको बताए। ठीक है, और जितने भी इसमें वर्णात्मक क्वेश्चंस हैं, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इसको आप मेहनत करके इसको आप तैयार कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम वर्णात्मक प्रश्न लेकर आएंगे और उसको बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ लगे रहिए, और अच्छा लगता हो तो कमेंट करिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और भी कई लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि सभी बच्चों के पास यह जो है अनसॉल्व जो हम इस वीडियो में सॉल्व करा रहे हैं साइंस का, सभी बच्चों के पास यह पहुंच सके और कहीं ना कहीं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।